विश्व में सबसे ज़्यादा मौतें कार्डियक केसेस की वजह से होती है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मौतों की वजह भी तेजी से बढ़ रहा हार्ट अटैक है। भारत की बात करें तो भारत में कोविड के बाद में हार्ट अटैक के केसेस तेजी से बढ़े हैं। खास तौर से 15 से लेकर 45 साल की उम्र के वर्ग के बीच में तेजी से आज हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। अभी 2 दिन पहले ही विदिशा में एक शादी प्रोग्राम के दौरान एक युवती का अचानक डांस करते करते अचानक गिरने से मौत हो जाती है। इस तरह के न जाने कितने केसेस हर रोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या हमारे लिए इसका गलत खान पान जिम्मेदार है या कहीं कुछ और हमारे शरीर में पल रहा है? तो आज इसी गंभीर विषय पर हम बात करने के लिए आए हैं जेके अस्पताल के एक वरिष्ठ एक फेमस कार्डियक सर्जन डॉक्टर आनंद यादव जी के साथ में। हम इस पे आज जानेंगे कि किस तरीके से इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं और कि क्या इसके पीछे क्या क्या वजह सामने आ रही है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो ये केसेस आ रहे हैं खास तौर से यूथ, क्योंकि यूथ में कहते हैं कि एक जवां दिल होता है, जवां दिल होने के साथ साथ यूथ का शरीर कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को, मुश्किलों को लड़ने के लिए सक्षम होता है। लेकिन क्या 5 से लेकर अगर देखें तो एक दशक के दौरान में इस तरह की चीज़ें जो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसी चीज़ें बढ़ी हैं? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि आजकल इस तरह के अनेक मामले सामने आ रहे हैं और हम लोग की प्रैक्टिस में भी बहुत फ्रिक्वेंटली यंग एज, पर्टिकुलरली 20 से 30 वर्ष की आयु के जो लड़के बच्चे हैं वो हार्ट अटैक की समस्याओं के साथ आ जाते हैं। और जो जैसा आपने पूछा कि इसका क्या कारण है, तो मेरा कहना ये है कि एक तो सबसे जो बड़ा कारण है वो है आजकल की जीवन शैली। जो ये बच्चे हैं उनका खान पान, उनका जो स्ट्रेस लेवल, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जो दिनचर्या है, वो शायद इसमें सबसे बड़ा कारक है। दूसरा कारण है कोविड, और कोविड के बाद अनेक उस कोविड लाइक इलनेसेस। जैसा कि आपको पता है, कोविड एक प्रो कोएगुलेंट स्टेट थी जिसमें कि खून का जो रक्त का प्रवाह है, रक्त की जो धमनियाँ हैं उनमें थक्का बनने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी कोविड के दौरान। और आजकल जैसे अपन कोविड का टेस्ट कराते हैं तो वो नेगेटिव आते हैं, लेकिन सभी चिकित्सकों में, हमारे जो ग्रुप्स हैं उनमें अच्छे से सभी में प्रचलित है कि कोविड लाइक इलनेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और उनकी भी प्रवृत्ति, उनका नेचर, उनकी पैथोफिजियोलॉजी कोविड जैसी ही है। तो हम ये मानते हैं कि कई बार इनकी जो ब्लड फ्लो है, पर्टिकुलरली जो हार्ट की, हृदय की जो धमनियाँ हैं उनमें स्लो हो जाता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे अभी पिछले हफ्ते ही एक ऐसा मेडिकल स्टूडेंट ही था हमारे कॉलेज का जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ। उसकी एंजियोग्राफी की तो वो नॉर्मल पाई गई और उसको तमाम प्रयत्नों के बावजूद उसकी जान को नहीं बचाया जा सका। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई थक्का जमा और वो दवाओं से खुल गया, तो कोई स्ट्रक्चरल ब्लॉक उनकी आर्टरीज में नहीं दिखाई देता है, परंतु डेफिनेटली उसको हार्ट अटैक हुआ है तो इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है कि उसका ब्लड फ्लो स्लो हुआ होगा। तीसरी चीज़ जो है कि आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है। अवेयरनेस, स्ट्रक्चरल डिसीजेज होती हैं, अनुवांशिक जन्मजात बीमारियां होती हैं जिनकी बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि सही समय पे उनकी डायग्नोसिस, उनकी जांच नहीं हो पाती है। और ऐसे बच्चे जो आजकल बहुत तेज स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं या बहुत तेज डांस कर रहे हैं, तब उनमें इस तरह से हृदयघात हो सकता है और वो कई बार उनकी जान को खतरा भी हो जाता है। जो इस तरह के केसेस हैं सर, अगर देखा जाए तो 2 से 3 सालों में बहुत तेजी से बढ़े हैं और उसके पीछे कहीं न कहीं क्या जो हमारे जो कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि अचानक सडनली कोई भी अगर वो चाहे वो जिम कर रहा हो, डांस कर रहा हो, अचानक से वो गिरता है और मर जाता है, उसको बचाया नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि सर कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में किस तरह का डिफरेंस है, और अगर कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो क्या उसको पहले से हम समझ सकते हैं कि हमें आने वाला है कार्डियक अरेस्ट? जी, कार्डियक अरेस्ट एक साइंटिफिक टर्म है और हार्ट अटैक जो है वो आम बोलचाल की भाषा का शब्द है।
हार्ट अटैक अमूमन अपन जो समाज में समझते हैं एक लेमैन टर्म में, उसका मतलब होता है कि किसी की हृदय की जो धमनियां हैं उनमें ब्लॉकेज हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक हो गया उसको। हार्ट अरेस्ट जो है वो अनेक कारणों से होता है। हार्ट अरेस्ट मतलब सडनली एकाएक हृदय की गति का थम जाना, जो सिर्फ कोरोनरी आर्टरी डिसीज के अलावा भी कई अन्य कारणों से हो सकती है, जैसे कि कॉमनली होती हैं HOCM या जो रिदम की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनमें, या प्लस ये जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है। तो हार्ट अरेस्ट जो है वो कई कारणों से हो सकता है। हार्ट अटैक जो अपन बोलते हैं वो आमतौर पे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के कारण होने वाले हृदयघात को बोलने वाला आम बोलचाल का शब्द है। अगर कार्डियक अरेस्ट की जो आप बात कर रहे हैं सर, तो ये केसेस अगर आप क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में एक लंबा समय हो गया आपको मरीजों को देखते हुए, जो आप OPD में या बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, तो इसमें जो फ्रिक्वेंटली अगर बात करें तो हार्ट अटैक के केसेस की अपेक्षा जो कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़े हैं, इसकी कितनी % अगर देखा जाए तो यूथ में आपके पास में आते हैं? अगर मैं कहूँ तो 2 महीने हमारी बहुत डायनेमिक यूनिट है और हम लोग करीब 100 के करीब एंजियोप्लास्टी और हार्ट सर्जरी प्रति माह करते हैं। तो इनमें 20 से 30 वर्ष की आयु वाले मरीज प्रति माह एटलीस्ट एक तो आता है, जो कि काफ़ी हाई परसेंटेज बोलूँगा मैं। अब जैसा आपने पूछा कि कार्डियक अरेस्ट के क्या मामले बढ़ गए, मैं ये बोलूँगा कि देखिए स्ट्रक्चरल डिसीजेज जो हैं जैसे HOCM है या जो धड़कन से संबंधित बीमारियां हैं, उनके मामले बढ़ गए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मानव सभ्यता के इतिहास में जो बीमारियां 50 मिलियंस ऑफ ईयर्स से मौजूद हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एकाएक आज बढ़ गई हो। तो अपन यही कहेंगे कि जो मामले बढ़े हैं वो हार्ट अटैक के बढ़े हैं, हार्ट अरेस्ट के नहीं बढ़े। और हार्ट अटैक जैसा मैंने कहा कोरोनरी आर्टरीज में रक्त के प्रभाव के स्लो होने या रुकने के कारण होता है, उसके मामले बढ़े हैं, ऐसा जरूर कहूँगा मैं। उससे भी ज़्यादा जो है आजकल अवेयरनेस बढ़ी है, मीडिया अवेयरनेस बढ़ी है, समाज में जागरूकता बढ़ी है, चिकित्सा की जो सुविधाएं वो बढ़ी हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ी हैं। इसलिए आजकल अपन, जैसे पहले होता था कि गांव खेड़े में या ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाया करती थी तो वो अपने हाईलाइट नहीं हो पाती थी, लेकिन आजकल परिवहन के साधन हैं, छोटी छोटी जगहों पे अच्छे हॉस्पिटल हैं, ECG हो जाते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा पकड़ में आने लगी हैं, अपने सामने आने लगी हैं। बट हाँ, कोविड के बाद ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बात करें आज से अगर 30-40 साल पहले की, कि जब ग्रामीण भारत का जो एक क्षेत्र ज़्यादा हुआ करता था, हम लोग बहुत से जब इस तरह के जो हॉस्पिटल फैसिलिटी डेवलप नहीं थी, इस तरह के इलाज की एडवांस टेक्निक नहीं डेवलप थी, लेकिन उस दौर में कहीं पहले से हम ज़्यादा स्वस्थ होते थे। लेकिन आज इस सब के बावजूद कि चीज़ें बढ़िया हुई हैं, सब कुछ हुई हैं, शहरीकरण बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। जी, विडंबना है कि जिसको अपन प्रगति का सूचक मानते हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ, ज़्यादा एयर कंडीशनिंग, ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ज़्यादा तेज लाइफस्टाइल, वही तो हानिकारक है। आप अगर देखिए कि आज से 40 साल पहले, आज अगर 1000 कारें हैं तो उस समय एक कार हुआ करती थी। आज अगर 10,000 एयर कंडीशनर हैं एक क्षेत्र में तो उस समय एक एयर कंडीशनर हुआ करता था। तब आज अगर बाइकें देखिए आप, कोई भी आदमी 100 कदम भी पैदल नहीं चलना चाहता। अगर कॉर्नर की किराने की दुकान पे भी जाना होगा तो बच्चा बाइक या स्कूटर ही उठाएगा। तो जो परिवर्तन आया है वो संसाधनों की बढ़ोतरी के कारण हमारी जीवन शैली बदल गई है। पहले अपन हाथ पैरों से चलते थे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत अधिक हुआ करती थी, इवन रोजमर्रा की चीज़ों में अलग से जिम नहीं जाना पड़ता था। खेत तक जाने के लिए ग्रामीण आदमी ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल और स्कूटर का सहारा नहीं लेता था, वो पैदल ही चल के जाता था। आजकल तो ये हालत है कि बच्चे 100 कदम की दूरी पे भी अगर ट्यूशन होगा तो वो स्कूटी से ही जाना पसंद करेंगे। परिवर्तन ये आया है, जैसे जैसे संसाधन बढ़ा है, औद्योगिकरण बढ़ा है, और हम जिसे कहते हैं ना कि हम भोग और विलास के आदी हो गए, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है,
और यही मुझे लगता है सबसे बड़ा इन बीमारियों के बढ़ने का कारण है, खासकर हृदय, क्योंकि हृदय की सारी बीमारियां सेडेंट्री लाइफस्टाइल से डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसने की बढ़ोतरी की है मेटाबॉलिक डिसीजेज में, पर्टिकुलरली डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी। हम ओबेसिटी में और हार्ट डिसीज में आपको पता है वर्ल्ड में नंबर 1 है, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन में हार्ट डिसीज में हमारे देश की पोजीशन नंबर 1 है। ओबेसिटी में हम बहुत जल्दी शीर्ष पे पहुंचने वाले हैं। तो आप समझिए वेस्टर्न वर्ल्ड की पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते हुए उसका अनुसरण करते हुए और उसको दिखावे की जो संस्कृति अपन ने अपनाई है, वही अपने लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक साबित हो रही है। जहाँ तक हर व्यक्ति अगर बात करें, क्योंकि हार्ट को हम दिल से परिभाषित करते हैं, और क्योंकि कहते हैं कि दिल को स्वस्थ रखना है तो हमें जो हमारी जो पुरातन पद्धति है उसके हिसाब से उस तरह का जो खान पान था, तो वो हम पहले कहीं ज़्यादा अगर शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहते थे और शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत रहते थे तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल बदली है, तो लाइफ स्टाइल बदलने से ये चीज़ें भी बढ़ी हैं। क्या हम ये जानना चाहेंगे कि आज एक जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ा है तेज़ी से, एक हमारी दिनचर्या में बहुत तेज़ी से एक बदलाव हो रहा है, उस बदलाव में एक कहीं ना कहीं हमारे खान पान पे बहुत असर पड़ा है। तो फास्ट फूड का चलन जिस तेज़ी से बढ़ा है और फास्ट फूड हमको ज़्यादा ही पसंद आने लगे हैं, चाहे बर्गर हो, पिज्ज़ा हो या इस तरह की चीज़ें, लेकिन उनकी बनावट में वो बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं जो हमें बीमार कर सकती हैं। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब इस पे बताएं कि बर्गर पिज़्ज़ा में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोडियम या बहुत तरह का अजिनोमोटो का प्रयोग होता है जो मोनो सोडियम ग्लूकोनेट कहते हैं, तो वो कितना नुकसानदायक है? जी, खान पान बेहद महत्वपूर्ण है, और जैसा कि आपने कहा कि आजकल फास्ट फूड कल्चर आ गया है। फास्ट फूड कल्चर से अपन समझते हैं कि रेडी टू ईट चीज़ें, प्रिजर्व चीज़ें, घर में बना हुआ भोजन आजकल के जो जनरेशन है, बच्चे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, यही चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। तो इनमें होता क्या है कि इनमें ट्रांस फैट की और सॉल्ट की बहुत ज़्यादा बहुतायत होती है, और ये दोनों चीज़ें बहुत हानिकारक होती हैं। आपने कई लोगों को सुना होगा कि तला हुआ भोजन कम करें। तो अपन जो प्राचीन पद्धति में आपने कहा कि अपन खूब घी लगाते थे, घी, दूध, मही, मक्खन गांव में चलता था, उनसे कोई नुकसान नहीं होता था। परंतु आजकल जो ये फास्ट फूड बन रहे हैं, इनमें जो फैट यूज़ होते हैं वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और बहुत ट्रांस फैट होते हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। प्लस इनमें क्या होता है कि सिर्फ खान पान अकेला नहीं चलता, ये पैकेज डील में आते हैं। आज अगर अपन मैकडोनल्ड या बर्गर किंग या ऐसी किसी आउटलेट पे जाते हैं तो वो हमेशा अपन को एनकरेज करते हैं कि आप ये बर्गर के साथ ये कोक आपको फ्री। आपको पता है एक कोक में कितनी, एक कप चाय में जितनी शुगर होती है उससे 300 गुना ज़्यादा शुगर होती है। और ये कितने दुख की बात है कि जो कोक जिन कंट्रीज़ ऑफ ओरिजिन में जहाँ पे बनता है वहाँ पे जो शुगर इस्तेमाल करते हैं और हिंदुस्तान में जो शुगर इस्तेमाल करते हैं उसमें कई 100 गुना का फ़र्क होता है। मुझे नहीं मालूम कि इसका हल कहाँ से आएगा, परंतु एटलीस्ट अपन मीडिया के माध्यम से और जनता के माध्यम से उनको जागरूक तो अवश्य करना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें जो पैकेज डील में आती हैं वो अपने लिए बहुत हानिकारक हैं। प्लस इसके अलावा पार्टी कल्चर, आजकल हर छोटी चीज़ में पार्टी होती है, और आप भी जानते हैं पार्टी मतलब कि ड्रिंक्स, फूड एंड स्मोकिंग, ये सभी चीज़ें अब अकेली ही बेहद हानिकारक हैं, और जब ये तीनों कंबाइन हो जाती हैं तब तो ये ऑलमोस्ट जानलेवा होती है। और ये एक दिन नहीं होता, डे आफ्टर डे आफ्टर डे। वीकेंड मतलब कि पार्टी, वीकेंड मतलब कि सबका एक जगह बैठना और इस तरीके की बहुत सारी हानिकारक चीज़ों का सेवन करना, कपल्ड विथ ऑल्टर्ड लाइफस्टाइल। स्लीप साइकिल्स डिसरप्ट हो गई हैं। आजकल सुबह 4 बजे सोना बच्चों के लिए एक फैशन है, वो उनकी आदत का हिस्सा है। सूर्योदय होने के 6 घंटे बाद 11-12 बजे वो सो के उठते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है, डायरनल सर्कैडियन रिदम ऑफ द बॉडी होती है, जो प्रकृति ने अपने मानव शरीर में एक सर्कैडियन रिदम बना रखी है। जैसे कहते हैं कि 24 घंटे प्रकृति के हिसाब से शरीर में मेटाबॉलिक परिवर्तन आते हैं, वो सारी डिसरप्ट हो जाती हैं, जिससे सडनली कॉर्टिसोल लेवल जब बढ़ने चाहिए तब वो घट जाते हैं, जब घटने चाहिए तो बढ़ जाते हैं। और आपको पता है कि स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल है, जो
पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन, सूजन को बढ़ाता है और उससे हृदय की धमनियां भी अछूती नहीं रहती हैं। एक चिकित्सक के रूप में मैं कह सकता हूं कि यही बुनियादी वो पैथोफिजियोलॉजी है जिसके कारण ये हार्ट अटैक के मामले बढ़ते हैं। तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन हम इसके अगले चरण में हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत से आजकल युवा है बहुत कम उम्र में ही स्मोकिंग करने लगते हैं। गलत संगति के कारण में कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और एक उनमें ओबेसिटी की एक समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो क्या युवाओं के लिए क्या मैसेज है, और अगर देखें तो हमें अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या दिनचर्या अपनानी चाहिए? युवाओं के लिए भी मैसेज दूंगा और उनके परिजनों को भी दूंगा। देखिए, बच्चे या जो भी हैं किशोरावस्था के बच्चे, वो अमूमन समाज और परिवार से ही सीखते हैं और उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो वयस्क लोगों और पेरेंट्स के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए सही उदाहरण पेश करें, अपनी दिनचर्या बिल्कुल रेगुलर और डिसिप्लिन्ड रखें। स्मोकिंग, अल्कोहल, फास्ट फूड, इनको घर में स्थान ही ना दें। तो पहला दायित्व तो हमारा है। बच्चों की जहाँ तक बात है, देखिए, जो किशोर वय के बच्चे होते हैं या वो युवा हैं, वो अपरिपक्व होते हैं, उनको वो इन चीज़ों के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं और उनके ऊपर बहुत सारा पीयर प्रेशर रहता है। आप समझिए कि अगर एक कॉलेज गोइंग बच्चा है और वो स्मोकिंग नहीं करता और ड्रिंक नहीं करता और पार्टी में नहीं जाता, तो सब लोग उसको आउटडेटेड, ओल्ड फैशन करके और हैरेस करते हैं। कई बार इस पीयर प्रेशर के चलते हर बच्चा स्मोकिंग नहीं करना चाहता, वो मजबूरी में ऐसा करने लगते हैं और फिर जो हानिकारक प्रभाव है उनको झेलना पड़ते हैं। तो हमारा मैसेज यही है बच्चों को कि स्कूल स्तर पे, कॉलेज स्तर पे अनेक तरीकों से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया या जो भी तरीका है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करके जो ऐसे संस्थान हैं और उनको बच्चों को टाइम पे, समय समय पर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए कि इन हानिकारक चीज़ों से बचें, नियमित जीवन शैली अपनाएं, व्यायाम को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं, खान पान, बाहर के खान पान से जितना हो सके बचें और तब वो हमेशा स्वस्थ रह सकेंगे। एक आखिरी चीज़ पे हम अगर बात करें कि जिस हिसाब से अगर देखा जाए, एक मोबाइल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, मोबाइल के बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। वहीं दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो हमारे घरों में एक जो पहले जब सरसों का तेल या मूंगफली का तेल हम बहुत यूज़ करते थे, लेकिन आज रिफाइन ने उसकी जगह ले ली है। तो क्या पहली चीज़ तो ये है कि खान पान में रिफाइन कितना हमारे हार्ट के लिए दूषित है, और दूसरा कि क्या मोबाइल भी हमारे हार्ट को डिस्टर्ब करता है? एक्चुअली में आपके एक सवाल में दो सवाल हैं। तो पहले मैं चर्चा करूं रिफाइंड भोजन की। देखिए, क्या है, ये रिफाइंड वगैरह बहुत फैंसी टर्म्स हैं और ये सब कोई ना कोई व्यवसाय को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इजाद किए गए हैं। वाक चातुर्य से नए नए फैंसी शब्दों को गढ़ना, यह एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का और जो व्यापारिक बड़े बड़े संस्थान हैं उनका ही मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा है। ये उनकी एक तरीका होता है लोगों के जनमानस में बैठने का, पैठ बनाने का और अपने प्रोडक्ट्स को बिक्री करने का। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें कहीं बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ही घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, 80 वर्ष के दादाजी, 90 साल के दादाजी, जो अपना सारा काम खुद कर रहे हैं, जिनमें जरा सा भी अतिरिक्त वजन नहीं है, अगर हम सिर्फ उन्हीं की जीवन शैली का अनुसरण कर लें, उन्हीं को देख लें, तो हमें कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। गाँव में आज भी दूध, दही, घी खूब कोई नाप के नहीं खाता है, कोई कैलोरी काउंटिंग नहीं होती है और वो लोग स्वस्थ होते हैं क्योंकि वो प्रकृति के बीच रहते हैं। अलग से व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपना सारा काम घूम फिर के करते हैं। ये तो रिफाइंड भोजन की बात हुई। वैसे भी रिफाइंड भोजन किसी भी रूप में ले लीजिए, चाहे वो मैदा हो, चाहे वो शक्कर हो,
चाहे वो कोई ऑयल हो, वो अपने शरीर के लिए हानिकारक ही होते हैं। वो फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ उनको बनाने वाली कंपनियों को पहुंचाते हैं। चाहे जैसे अगर अपन एक उदाहरण के रूप में गुड़ वर्सेस शक्कर ले लें, कितने कितने शोध और अनुसंधान सामने हैं जो कहते हैं कि गुड़ इज ऑलवेज बेटर। शक्कर क्या है? गुड़ का परिष्कृत रूप ही तो है, रिफाइंड है। तो ये हमारी जो संस्कृति है, शक्कर हमेशा से थोड़ी थी। शक्कर सिर्फ 300 वर्ष पुरानी है, जो विदेशों से हमारे देश में आई। हम तो गुड़ खाने वाले लोग थे, मीठा मतलब गुड़ होता था। ये तो एक आपको उदाहरण दिया। दूसरा सवाल आपने पूछा शायद मोबाइल का। मोबाइल तो मैं कहूंगा कि मोबाइल इज द बिगेस्ट डिजास्टर एंड कैलेमिटी। कोविड कहीं नहीं लगता है। मोबाइल हमारे इस जनरेशन की, इस शताब्दी की सबसे बड़ी विडंबना है। और मोबाइल आज अमूमन एक युवा 24 घंटे में से, जो उसकी जागृत अवस्था होती है, जो मैं मानता हूँ 14 घंटे, उसमें 2 से 3 या कई बार 4 घंटे स्क्रीन पे बिताता है। उससे 3 तरह के नुकसान हैं। स्क्रीन पे बिताने से उसकी नेत्र ज्योति खत्म हो रही है और उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो रही है। दूसरा, उसका जो समय उसका यार दोस्तों के साथ बैठ के डी स्ट्रेस होने में होना था, व्यायाम करने में, खेल कूद में, प्रकृति के बीच रहने में होना था, वो मोबाइल ने खा लिया। तीसरा, मोबाइल की जो वाइब्रेशंस होती हैं, अनुसंधान से पाया गया है कि उसको हृदय के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे कई बार रिदम में, धड़कन में विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। तो किस तरीके से हमारे लिए मोबाइल डिस्टर्ब करता है। अब हम एक सबसे लास्ट चीज़ पे आते हैं कि अगर हमें अगर हार्ट अटैक न हो और हमारा दिल पूरी तरह से स्वस्थ रहे, तो इसके लिए हमें किस तरह से अपने खान पान में बदलाव, वो तो बताया डॉक्टर साहब ने, लेकिन हमें किस तरह की जांचें भी ज़रूरी हैं कि समय समय पे हमें अपनी ये जांचें करानी चाहिए, कि जिससे हम समय से पहले ये पता लगा सकेंगे कि हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रहा है या हमारा जो हार्ट है डिस्टर्ब होने वाला है। जी, देखिए, करना चाहिए युवा वर्ग में जो पहले रिकमेंडेशन थी कि 40 वर्ष की आयु के बाद एको टीएमटी करना चाहिए, मुझे लगता है कि अब वो आयु को कम करने की ज़रूरत है। 30 क्या, उससे भी नीचे 25, अगर उनकी कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि परिवार में कोई हिस्ट्री है, या वो स्मोकर हैं, या उनकी लाइफस्टाइल ओबेसिटी है, कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 30 वर्ष की आयु के बाद साल में एक बार अपना एक ब्लड प्रोफाइल करा लें, जिसमें लिपिड प्रोफाइल और मेटाबॉलिक प्रोफाइल होता है, वो करा लें बच्चे। एको की जांच करवा लें और टीएमटी करवा लें, तो करीब 99% हृदय की असमय होने वाली समस्याओं से अपन निजात पा सकते हैं और समय रहते उनकी जांच संभव है। तो ये तीनों ही नॉन इन्वेजिव जांचें हैं, रक्त की जांच हो या ईको हो और टीएमटी, तीनों नॉन इन्वेजिव जांचें हैं और बहुत सुगमता से अनेक जगहों पे उपलब्ध हैं। तो मेरी तो यही सलाह होगी। प्लस अगर किसी की, फर्ज करिए जैसे आपने विदिशा का उदाहरण दिया कि वो जो दुर्भाग्यपूर्ण गुड़िया थी, 22 वर्ष की एक युवती थी जो डांस करते समय गिर गई, तो बाद में मीडिया के माध्यम से पता चला कि उसके भाई की भी ऐसे मृत्यु हुई थी। उस समय पूरे परिवार का और उनके समाज का, चिकित्सकों का दायित्व था कि पूरी फैमिली के भाई बहनों की स्क्रीनिंग कर लेते, क्योंकि ये बीमारी एक होती है एचओसीएम, जो अनुवांशिक होती है और वो परिवारों में चलती है। एचओसीएम वो बीमारी है जिसमें से रक्त से बाहर निकलने वाला रक्त प्रवाह जरा सी भी एक्सरसाइज या स्ट्रेन करने से एकदम से कम हो जाता है, हृदय गति बंद हो जाती है। उसके भाई को भी वही बीमारी रही होगी और समय रहते उसकी, चूंकि बहन की जांच नहीं हो पाई, इसलिए वो भी काल में समा गई। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और किस तरीके से आज हमारे जो युवा पीढ़ी है, किस तरीके से जो उनकी एक लाइफ स्टाइल बदली है, जिससे उनमें इस तरह की कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। तो डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि किस तरीके से अपने हमें लाइफ स्टाइल को बदलने की ज़रूरत है और अपने अगर हमारे शरीर में किस तरह की हृदय संबंधी व्याधियाँ पल रही हैं, उसकी जाँच भी हम कौन कौन से तरीके से करा सकते हैं। तो ये ज़रूरी है और बहुत
कम पैसे में हम ये जांचें करा सकते हैं और साल में एक बार ही करानी है, और इसको हम अपने जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ जाके हम ये जांच सकते हैं कि नहीं हमारा जो दिल है वो कितना स्वस्थ है। अगर आप ये चीज़ें ज़रूर अपनाएंगे और एक स्वस्थ लाइफस्टाइल के साथ साथ अगर खान पान पे आप थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और आप जीवन आपका कोई भी किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि डिस्टर्ब नहीं होगा। धर्मेंद्र सिंह, न्यूज वर्ल्ड, भोपाल।